हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 8। ठीक है, कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 8 है ना। दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। ठीक है, दो विश्व युद्धों के बीच कहने से क्या तात्पर्य है? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच रूस की क्या स्थिति थी, रूस में कौन कौन सी क्रांतियां हुई, वहाँ का औद्योगिक दृष्टिकोण से है ना, औद्योगिकरण के विकास में, उद्योग धंधों के विकास में है ना, इन दो विश्व युद्धों के बीच रूस की क्या स्थिति रही, रूस में कौन कौन सी क्रांति हुई है ना, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते हमने कुछ इसका पॉइंट नोट किया है ना। उस पॉइंट पर हम लोग मुख्य रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो रूसी क्रांति, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे है ना। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है युद्ध के पूर्व में रूस। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तब उस समय रूस की क्या स्थिति थी है ना, उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है उद्योग और मजदूर। ठीक है, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया है ना, लास्ट स्टेज पे था, या विश्व युद्ध के पहले कहना चाहिए, पूर्व कहना चाहिए, रूस में जो उद्योग धंधे और व्यापारिक दृष्टिकोण से है ना, वहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रूसी क्रांति के अंतर्गत हम तीसरा पॉइंट देखते हैं सन 1905 की घटना है ना। 1905 की घटना से तात्पर्य है रूस और जर्मनी के बीच एक क्रांति हुई है ना 1905 में, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। रूसी क्रांति के अंतर्गत अपना चौथा पॉइंट है जर्मन और रूस की औद्योगिकरण में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी है ना। रूस की औद्योगिकरण में और जर्मनी के औद्योगिकरण में उनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं थी, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अंतिम बिंदु है युद्ध और सन 1917 की क्रांति। ठीक है, 1905 में जर्मन और रूस के बीच तो एक क्रांति हुई थी है ना, इसके बाद 1917 में फिर एक और क्रांति हुई है ना, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध जो है अंतिम पड़ाव की तरफ था, तब 1917 में रूस की एक और क्रांति हुई, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में है ना अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी, जिसे पुराने राजघरानों और तानाशाही राज व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई, जब वहाँ के सम्राट जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी, अपनी शासन व्यवस्था से उनको हाथ धोना पड़ा है ना। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धराशायी कर गई है ना। मतलब जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि में जो साम्राज्यवाद था, उनका भी पतन हो गया है ना। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। ठीक है, 1917 में रूस में एक और क्रांति हुई है ना, जिसके द्वारा वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी। अन्य देशों में साम्यवादी या एक समाजवादी सरकारें तो नहीं बन सकी, मगर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, जर्मन में वाइमर संविधान है ना नामक जगह पर इस संविधान की रूपरेखा बनी,
जिसमें यह लागू हुआ था कि हर वयस्क महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, सभी को चुनाव लड़ने, वोट डालने का अधिकार मिल सके। ठीक है, लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था कि वह वर्साई संधि की शर्तों को पूरा करे, और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा फूट रहा था। दूसरी ओर वहीं तुर्की के लोग, है ना, पुराने ओटोमान सुल्तानों का मतलब क्या है ना, ऐसे मुसलमान जो अपने आप को, है ना, मुसलमानों का खलीफा मानते थे, मतलब उनको अपना मसीहा मानते थे, है ना। तो वे लोग क्या करते थे, राज्य की जगह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित किए, है ना। क्या किए, एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हुई और औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इस्लामी धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह सभी बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की गई, है ना। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामी साम्राज्य न रहा और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा। ठीक है, जब तुर्की में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और 29 अक्टूबर 1923 को जब एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हुई, तो वहाँ के, है ना, छोटे बड़े मध्यम वर्ग के, हर वर्ग के लोगों के लिए, है ना, कुछ न कुछ उद्योग धंधों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, है ना, किए। इस तरह से वो तुर्क देश जो है ना, एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था, एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, है ना, उसके कुछ सालों के बाद सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही थी, है ना। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा गहराने लगा। लोगों को अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा, है ना। 1929 में जब विश्व भर में आर्थिक तंगी, है ना, विश्व जो है पूरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना किया था, है ना। तो वो जो है वर्साई संधि और आर्थिक तंगी से जो हताहत हो रहे थे, तो वहाँ की जनता में, वहाँ की सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनके मन में गुस्सा पैदा हो गया था, है ना। तो इसका पूरा फ़ायदा वहाँ के तानाशाह, है ना, शासक एडोल्फ हिटलर और उसकी नाज़ीवाद पार्टी सत्ता ने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया। इसी के चलते, है ना, एडोल्फ हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाकर, है ना, उसकी नाज़ी पार्टी सत्ता में आई और तेज़ी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों पर क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे धीरे हिटलर वर्साई संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारियां करने की शुरुआत कर दी। ठीक उसी समय ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की
अवधारणा विकसित हुई जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारों व वृद्धों की देखभाल आदि की जिम्मेदारी राज्य ने ले लिया। इस तरह से राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश में सन 1929 की स्थिति में वे मंदी से उभर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ज़्यादातर प्रभाव है ना प्रथम विश्व युद्ध में हारे हुए देशों पर आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। तो वहीं जो प्रथम विश्व युद्ध में जो विजयी राष्ट्र थे, है ना, वो जो है 1929 के आसपास वो लोग उस आर्थिक मंदी से उभरने लगे थे। ठीक है, तो अगले बिंदुओं को आगे की वीडियो में अपन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।